हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरा नाम साहिल है, मैं हूँ आपका होस्ट। और आज हम बलेनो सीएनजी का एक ओनरशिप रिव्यू आपके लिए लेके आए। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में जो ओनर है खुद वो मेरा बचपन का दोस्त है। और ये गाड़ी भी मतलब मैंने ही रिकमेंड किया था, मैंने ही बताया था उनको ये गाड़ी परचेस करने के लिए। तो ये गाड़ी का मतलब बाइंग स्टोरी भी जो था वो भी काफ़ी डिफरेंट था, तो वो भी हम उनसे पूछेंगे। एक बार भाई का वेलकम करते हैं। वेलकम त्रिमूर्ति। हाय, कैसे हो? बस बढ़िया। सो त्रिमूर्ति मेरा बचपन का दोस्त है, तो जो भी रिव्यू आप तक आने वाला है, पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन आने वाला है। तो आपका एक इस ओनरशिप रिव्यू के बाद एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि बलेनो के बारे में जो भी अगर डाउट्स है या फिर कुछ सोच रहे हो आप दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो बता, तूने गाड़ी कब लिया था ये गाड़ी लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट क्वार्टर में लिया। ओके, मतलब अराउंड 1.5 साल के आसपास हो गया। 1.5 साल हो गया भाई। 1.5 साल में कितना किलोमीटर चला दिया इसको? ये 24,000 चल गई है। ओके, मतलब 24,000। 24,000 1.5 साल में, मतलब रनिंग बहुत ज़्यादा है भाई का। तो अगर गाड़ी की ओवरऑल बात करेंगे तो कैसा लगता है ये गाड़ी? व्हीकल अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा है, मेंटेनेंस के लिए भी बेटर है, और कंफर्ट और स्पेस वाइज भी, क्योंकि आई एम 6 फीट तो उस हिसाब से बेटर है। ओके, सो गाड़ी जो ये लिया था तब इस गाड़ी का स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट था। ये गाड़ी था 1 साल पहले का मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ओल्ड विन व्हीकल थी। हाँ, तो कैसा मतलब सब डिस्काउंट वगैरह कैसा मिला इसमें आपको? बेटर डिस्काउंट था, और प्लस मेरा एक्सचेंज भी था, क्योंकि इसके पहले आई यूज्ड टू ओन ओल्ड इंडिका पेट्रोल, राइट। तो उसका एक्सचेंज ऑफर भी मिला मेरे को, और प्लस उसका खुद का वैल्यू भी मिला मेरे को। हाँ, सो गाड़ी का मतलब भाई के पास पहले इंडिका था। हाँ। एकदम पुराना खटारा 2005 जो मेरे ख्याल से एक्सपायर्ड हो चुका था ऑलरेडी। तो उसका वो रिन्यू किया था ना शायद, ग्रीन टैक्स। मैंने रिन्यू किया था, मैंने परचेज किया, फिर मैंने रिन्यू किया, फिर उसको एक्सचेंज भी किया। ओके, सो मतलब बहुत पुराना गाड़ी था, तो उसका एक्सचेंज का बेनिफिट इसको मिला बिकॉज वो गाड़ी इसके नाम पे रजिस्टर्ड था। हाँ। तो टोटल ओवरऑल कितना बेनिफिट मिला था इस गाड़ी में? क्लोज टू 1.5 लाख के आसपास। पुराना मैन्युफैक्चरिंग था इसलिए सब मिला। तो उसमें एक्सचेंज बोनस कितना था और बाकी चीजें एक्सचेंज बोनस आई गेस कुछ 25,000 के आसपास था। व्हीकल का वैल्यू उन लोगों ने कुछ 40,000 के आसपास दिया था, वो स्क्रैप करा दिया उन लोगों ने। 65,000 के आसपास। उसके ऊपर का जो भी था वो डिस्काउंट था। ओके, सो ऑलमोस्ट 90,000 का डिस्काउंट भाई को इस गाड़ी पे मिला था। सो 90,000 में ये कितना मंथ पुराना था या कुछ साल पुराना था, कैसा था? ये आई गेस 9 to 10 मंथ्स पुराना था। ओके, सो अगर कोई अपना व्यूअर है जिसको ऐसा लेना है पुराना गाड़ी, मतलब पुराने मैन्युफैक्चरिंग का रहता ही है हर एक, मतलब मोस्टली शोरूम्स में रहता है, तो उसमें क्या दिक्कतें आती है? आपको अभी तक कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई नहीं ऐसे तो, और वारंटी तो रहता ही है। ओके। और इंश्योरेंस भी है ही। उसके अलावा बस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कलर हुआ या कोई पर्टिकुलर वेरिएंट हुआ, उन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसके अलावा सब ठीक है। ओके, कॉम्प्रोमाइज इसलिए क्योंकि जो अवेलेबल रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा। हाँ। तो आपका मतलब माइंड में कोई और कलर था क्या बलेनो का? नहीं, मैं कलर के लिए ओपन था। मेरे को ऐसा था कोई भी कलर मिल जाए चलेगा, बस डील बेटर मिलनी चाहिए। ओके, सो मतलब 90,000 डिस्काउंट ना, मैं मारुति में 90,000 डिस्काउंट लेना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आप मारुति का कोई भी गाड़ी देखोगे अच्छा खासा सेल होता है इनका, तो 35,000 40 50,000 मैक्स डिस्काउंट देते हैं। तो भाई ने 90,000 डिस्काउंट लिया तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड अगेन डील बहुत अच्छी मिली। हाँ। तो अगर कोई ऐसा पुराना मैन्युफैक्चरिंग का गाड़ी लेता है तो वारंटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, वारंटी सब सेम ही स्टैंडर्ड मिलता रहता है। है। हाँ। ओके, सो इसमें एक्सटेंडेड वारंटी लिया आपने? नहीं, जो जैसा था स्टैंडर्ड लिया है। ओके, 3 इयर्स वाला आई गेस। हाँ, 3 इयर्स। 1+2 समथिंग ऐसा कुछ। हाँ। हाँ, सो वारंटी अगर लेते तो प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ जाता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, पैकेज आते हैं उसके। वो पैकेज कुछ तो सजेस्ट करते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी समथिंग। एक्सटेंडेड वारंटी। ओके, सो स्टैंडर्ड वारंटी के साथ गाड़ी लिया है, बट फिर भी ये ऑन रोड उस वक्त कितने में पड़ा था? ये ऑन रोड क्लोज टू 9 लाख के आसपास पड़ा था। 9 लाख में? 9 लाख। और उस वक्त प्राइसिंग कितना था इसका ऑन रोड? उतना याद नहीं है, मतलब अगर देखोगे तो 990 के आसपास था। अगर 90,000 भी डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 990 के आसपास था। सो ये गाड़ी कौन सा वेरिएंट है? ये डेल्टा वेरिएंट है, मतलब सीएनजी का जो बेस वेरिएंट रहता है वो है। अच्छा, सिग्मा नहीं आता है? नहीं आता है। ओके, सीएनजी में सेकंड, मतलब पेट्रोल का जो सेकंड वेरिएंट है उससे ही बेस वेरिएंट शुरू होता है। ओके, इसमें मेरे ख्याल से सारे फीचर्स आते हैं जरूरत। करेक्ट। इफ मतलब बाहर से अगर छोड़ेंगे अलॉय व्हील, तो अलॉय व्हील के अलावा मोस्टली सारे फीचर्स इसमें आते हैं, डिस्प्ले वगैरह जो भी चाहिए। ओके, सो गाड़ी में मतलब डेल्टा वेरिएंट की अगर पर्टिकुलरली बात करें ना, तो मारुति डेल्टा हो गया या फिर VXI इनका वेरिएंट होता है। बेसिकली नेक्सा में डेल्टा बोलते हैं, और अगर आप वही अरेना में जाओगे तो VXI होता है वो। VXI। हाँ, तो ज़रूरत की जो भी सारी चीज़ें होती है
वो इस गाड़ी में आ जाती है। अगर कॉस्मेटिक थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं बेसिकली, जैसे अलॉय व्हील्स वगैरह, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ये मॉडल मुझे भी पर्टिकुलरली पर्सनली थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी लगता है। सो अगर इस गाड़ी की बात करेंगे, आपने ऑलमोस्ट 1.5 साल रख लिया, 24,000 मतलब अच्छा खासा रनिंग हो गया, तो 24,000 में आपको कौन सी अच्छी बात लगी इस गाड़ी की? गाड़ी रिलायबल है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फ्यूल इकोनॉमी अच्छा है और कंफर्ट वाइज भी बेटर है, मतलब सस्पेंशन वगैरह भी अच्छा है इसका। ओके। स्पेस भी बहुत अच्छा है। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड होता है। हाँ, बाकी हैचबैक से अगर मैं कंपेयर करूँ, जैसे स्विफ्ट, वैगनआर वो सब हो गया, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है। ओके। लॉन्ग राइड्स भी की है इसमें आपने? लॉन्ग राइड्स भी की है, मैं Short गोवा rides गया भी? हूँ, पुणे गया, हाँ, अलीबाग सिटी में भी चलती हाँ, होगी? हाँ, हाँ। ओके। सो बूट स्पेस आपको नहीं लगता इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड है थोड़ा सा? वो तो सीएनजी वेरिएंट कोई भी व्हीकल का अगर आप देखोगे, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ डबल सिलेंडर वाला टेक्नोलॉजी है, तो उसमें होता ही है, तो वो एक ड्रॉबैक रहता ही है हर एक सीएनजी में। सो अभी मोस्टली जो भी गाड़ियाँ हैं अभी, मतलब सीएनजी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम पे। सो मोस्टली सारी गाड़ियाँ अभी ट्विन सिलेंडर दे रही है। हाँ, न्यू व्हीकल जो आ रहे हैं। इवन मारुति विक्टोरिस भी देखोगे आप, तो विक्टोरिस में भी अंडर बॉडी सिलेंडर आ रहा है। देन अगेन ये लोग ब्रेजा में भी शायद लॉन्च करने वाले मारुति वाले। सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है। बट ये पुरानी गाड़ियों में सीएनजी वही सिंगल टैंक आता है, तो इसमें बूट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट अगर फिर भी जैसे अगर फैमिली ट्रिप जाती है तो 2-3 लोगों का सामान आता है बूट में, या कोई भी जगह नहीं? आ जाता है। मतलब साइड में कहीं पे एडजस्ट हाँ, करके? हाँ, वो एडजस्ट करके करना पड़ता है। ओके। सो उसके साथ इसमें स्पेयर व्हील भी आता है शायद? स्पेयर व्हील भी आता है। तो स्पेयर व्हील लगाने में, निकालने में दिक्कत कुछ? नहीं, अभी तक तो मैंने निकाला भी नहीं है, बट मेरे को पता है वो इजी टू एक्सेस है, ऐसा कुछ उतना हैसल नहीं है उसको। इमरजेंसी में होता है बेसिकली, और इमरजेंसी कार हो जाती है तो सो ओके। एक बार मतलब गाड़ी बहुत अच्छी है, एक बार मैं भी गाड़ी चलाता हूँ और एक मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लस साथ ही साथ अंदर बैठ के भाई के साथ भी और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और आप तक का इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। सो अभी गाड़ी में बैठे हम लोग, ऊपर पार्किंग से नीचे लेके आए गाड़ी को। अभी गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 1.2 जो इंजन है इसका, वो बेसिकली पेट्रोल में भी बहुत स्मूथ है, और अगर आफ्टर मार्केट सीएनजी भी लगाओगे तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिकॉज ये सेम इंजन की मेरे पास इग्निस थी, तो मुझे पता है ये आफ्टर मार्केट सीएनजी में भी अच्छा खासा सक्सेसफुल है, और वो गाड़ी मैंने 1 लाख किलोमीटर चला दी थी। अब इस गाड़ी की बात करूँ, इस गाड़ी में सारे ही फीचर्स है जो ज़रूरत के हैं। पुश स्टार्ट नहीं है, की वाला स्टार्ट मिल जाएगा। बाकी इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलता है, बट भाई ने इसको वायरलेस किया है। भाई उसका कुछ डिवाइस आता है क्या? हाँ, वो एक डोंगल है, आई गेस वो 2.5K का है। वो लगाते हैं तो वायरलेस हो जाता है आपका। अच्छा, 2500 में मिल जाएगा। हाँ। तो उसका मतलब स्मूथ चलता है या फिर बीच में? स्मूथ, नो लैग, कुछ नहीं होता है। कुछ लैग वो नहीं प्रॉपर आपका जो वायर्ड रहता है ना, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सेम वैसी काम करता है। ओके। इस गाड़ी में मुझे एक कमी लगी, जो कि है इसका सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है। बाकी ओवरऑल गाड़ी मुझे कोई भी मामले में कम नहीं लग रही है। इसमें स्टेयरिंग में भाई ने कवर लगाया है, जो कि इंटीरियर से अगेन मैचिंग कर रहा है। सो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू एंड ब्लैक फिनिश में जो स्टेयरिंग है इसका। अच्छा, ये डायरेक्टली सीएनजी पे स्टार्ट होती है या पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होकर फिर सीएनजी पे शिफ्ट होती है? ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, Okay. फिर सीएनजी पे शिफ्ट होती है। ओके। सो जैसे कुछ एक गाड़ियों में, टाटा वगैरह की गाड़ियों में जो ऑप्शन होता है जिसमें डायरेक्टली अपन सीएनजी पे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है व्हीकल में। मतलब वो बटन पेट्रोल पे ही प्रेस स्टार्ट करके होगा। रखेंगे तो? एक्चुअली जब पेट्रोल नहीं रहेगा ना बिल्कुल भी, मेरे को ये उसने बताया था जिससे मैंने व्हीकल परचेस किया था। ओके, टेक्नीशियन ने? हाँ, टेक्नीशियन ने बताया था कि अगर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा ना, तब वो जो सीएनजी शिफ्ट वाला स्विच है उधर राइट साइड में, उसको अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये सीएनजी पे भी ऑन हो सकती है। ओके, इमरजेंसी में? इमरजेंसी पे है वो बस। हाँ, वो एवरीडे यूज के लिए नहीं है। ओके। सो ओवरऑल इस गाड़ी का आपने लॉन्ग राइड कितना किलोमीटर का किया इस गाड़ी पे? मैं बस लॉन्ग, मतलब लॉन्गेस्ट जो था मेरा, मैं यहाँ से गोवा गया था, नवी मुंबई से बेलापुर। अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास? हाँ। तो पूरा सीएनजी पे या पेट्रोल भी बीच में? आते वक्त मैं पेट्रोल पे आया था, क्योंकि आते वक्त मेरे को मिल नहीं रहा था सीएनजी, तो फिर मैंने भरवा लिया। और वैसे भी फ्यूल इकोनॉमी दोनों का सेम ही आता है, वो हाईवेज पे, और वो जो हाईवे का क्वालिटी वो भी बहुत अच्छा है गोवा वाले। हाँ, स्मूथ हाईवे था। टोल प्लाजास भी बंद है आएंगे अभी फिलहाल के लिए। ओके। तो कोई रुकावट थी नहीं एज सच। ओके। सो अराउंड 600 किलोमीटर का आपने मुंबई टू गोवा का ट्रिप किया था। हाँ। तो उसमें जब हाईवे पे आप चल रहे थे, हाँ। तो सीएनजी पे इसने कितना फ्यूल इकोनॉमी दिया? 25 kmpl के आसपास।
ओके फुल मतलब 25 मतलब फुल टैंक कितने में होता है इसका, कितने केजी आता है गैस इसमें? 7 kgs। 7 केजीज आता है। हाँ, और फुल टैंक में कितना चला था ये? फुल टैंक में 250 किलोमीटर चला रहेगा। ओके फिर तो सर 30 प्लस हो गया ना? 30 प्लस दिया होगा। हाँ। वही मैं टेंटेटिव मतलब। हाँ तो बता 30 प्लस सीएनजी पे फ्यूल इकोनॉमी इसका मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर सिटी में इसकी बात करेंगे तो सिटी में कितना फ्यूल इकोनॉमी मिलता है फुल टैंक में? सिटी में ड्राइविंग बिहेवियर जैसा रहता है व्हीकल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेजरली। जो अपना नॉर्मल ड्राइविंग होता है, नॉर्मल जो मेरा अभी सिटी का चल रहा है ना, फिलहाल मेरी व्हीकल फुल टैंक में ना 140-150 किलोमीटर चल रही है। ओके मतलब 21-22 के आसपास फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है। हाँ, 21 के आसपास चलती है। और बीच में मेरा एरोली के लिए थोड़ा अप डाउन शुरू हुआ था ज़्यादा, उस टाइम पे तो सिर्फ 110 ही चलती थी, 110 के आसपास चलती। मतलब ज़्यादा ट्रैफिक में? ज़्यादा ट्रैफिक में। अच्छा हाँ। मतलब ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा सा वो गिर जाता है। हाँ, बट बहुत ओवरऑल drastically गिरता है। अगर नॉर्मल सिटी में 140 चल रही है 7 केजीज में, तो अराउंड 20 km पर केजी का फ्यूल Correct. इकोनॉमी हो गया। करेक्ट, तो अच्छा है मतलब सिटी के हिसाब से। अच्छा है। थोड़ा सा कम है अगर दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो, करेक्ट। बट अगेन देखेंगे तो ये प्रीमियम है, इसका अंदर का ओवरऑल फील भी अच्छा है, तो उस हिसाब से फ्यूल इकोनॉमी ठीक है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि गोवा से आते वक्त आपने पूरा पेट्रोल चलाया था, तो पेट्रोल पे इसका फ्यूल इकोनॉमी कैसा था? वो कैलकुलेट नहीं किया मैंने एक्चुअली, बट एक चीज मैंने नोटिस की कि उसमें बार्स है फ्यूल के लेफ्ट साइड में, कुछ Okay. 9 या 10 बार्स है, उसमें से कुछ 1 या 2 ही बार कम हुआ था गोवा से उतना यहाँ तक notice आने के किया। हाँ, और मैंने पेट्रोल भरवाया भी नहीं था एक्चुअली, मैंने बस यहाँ पे से जो फुल किया था ना, आते वक्त भी कुछ आई गेस 2 या 3 ही बार कम हुए थे पेट्रोल के। मतलब गोवा से पूरा आप मुंबई आ गए? हाँ, और 3 ही बार कम हुआ है पेट्रोल। 600 किलोमीटर में? हाँ, मतलब मेरे ख्याल 600 से मैंने बीच में भरवाया था सीएनजी। ओके आई गेस मैं 350-400 किलोमीटर तो चलाया रहूंगा पेट्रोल पे। ओके मतलब अराउंड 20 के आसपास तो फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है? मिल रहा है हाईवे पे? हाँ हाँ, सिटी में ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा, कम मिले। और मुझे नहीं लगता कि आपने सिटी में कभी इसको सीएनजी पे चलाया भी रहेगा। पेट्रोल पे हाँ सॉरी पेट्रोल पे नहीं चला, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अपने यहाँ पे मोस्टली सीएनजी हर जगह मिल जाता है, करेक्ट। तो वो जरूरत पड़ी नहीं होगी मेरे हाँ। ख्याल से कभी। ओके सो अभी अराउंड मैं देख पा रहा हूँ 23,000 के आसपास चला है गाड़ी, हाँ, टू बी एग्जैक्ट 22,930 किलोमीटर। तो 2 सर्विस इसका मेजर हो चुका है। सो चौथा सर्विस अभी रिसेंटली हुआ है इसका। चौथा सर्विस नहीं समझा मैं, 20,000 वाला लेकिन जो मेजर जो सर्विस रहता है वो 2 हुआ है। ऑयल चेंज वाला जो करेक्ट, मेजर सर्विस है वाला 2 हुआ है। वो 2 हो गया मतलब। तो दोनों सर्विस में एक अराउंड कॉस्ट कितना आता है इसका, सर्विस में कितना आया था? ऑन एन एवरेज 9,000 के आसपास आता है, बट ये लास्ट सर्विस में थोड़ा सा गूफ अप हो गया था। व्हाट हैपेंड इज कि इस बार इन लोगों ने लेबर कॉस्ट कुछ आई गेस 6,000 के आसपास लगाया था, उस पे जीएसटी भी 2,000 का ऐड हुआ था। तो इस बार ना थोड़ा 14,000 एग्जैक्टली मेरे को पड़ा। सर्विस के अलावा कुछ काम हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था इस बार। कुछ तो ब्रेक पैड्स का काम किया इन लोगों ने, सीएनजी का जो फिल्टर रहता है उसका काम किया है, ओके और जो इंजन ऑयल तो वो तो होना ही था। हाँ और भी कुछ तो एसी, हाँ एसी के फिल्टर का भी कुछ काम हुआ है। ओके सो बेसिकली कैसा रहता है, जब आप बहुत सारी चीज़ें शोरूम में कराओगे ना, तो लेबर चार्जेस इनका काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। करेक्ट। बेसिकली अगर आपने अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी आप शोरूम से कराओगे वो भी वहीं से करा। हाँ, तो इनका कॉस्टिंग उस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस बार का सर्विस बहुत एक्सपेंसिव पड़ा मेरे को, बट नेक्स्ट टाइम के लिए भी उसने बोला है कि सिर्फ 7 या फिर 9,000 के आसपास का ही ऑन एन एवरेज आपको। 14,000 एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है डीजल Baleno व्हीकल्स के हिसाब जितना है कंपैरेटिवली, Right, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों के साथ है डीजल व्हीकल्स है हमारे दोस्तों के इवन अगर इसके ऊपर वाले सेगमेंट में जाओगे तो भी उतना कॉस्ट आता है। हाँ, सो अगर इस गाड़ी की बात करेंगे तो 14,000 सर्विस कॉस्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप जैसे बोल रहे थे ब्रेक पैड का सर्विस हुआ था कि चेंज हुआ था? ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ था, बस सर्विस हुआ था। अच्छा मतलब शायद निकाल के साफ वगैरह करके फिर से लगवाना बस। ओके उसके अलावा सीएनजी फिल्टर का भी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है मेरे ख्याल से, 2-3 हज़ार का तो रहेगा मिनिमम। हाँ, तो वो मैंने मतलब देखा, मैंने तो वर्क प्लेस से ही मैंने वो उनका जो ये रहता है ड्राइवर असिस्टेंस रहता है वही करवाया था मैंने। ओके ड्राइवर ने पिकअप किया, फिर शाम को आते हुए उसने ड्रॉप भी किया। ओके तो मैं ऑन कॉल ही उनसे नेगोशिएट कर रहा था पूरा, मैंने जाना, उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये कॉस्ट था। 20,000 पे एक मेजर खर्चा आता ही है, बट मेरे हिसाब से वो अनफेयर है, क्योंकि वो बाकी भी क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल में है
तो उतना तो आना नहीं चाहिए, नहीं आना 14,000 चाहिए। तो। और 20,000 में अगर इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो आगे चल के फिर उनके हिसाब से तो और ज़्यादा खर्चा आएगा, करेक्ट। जो कि मुझे नहीं लगता है कि इस गाड़ी के लिए प्रैक्टिकल है वो चीज़। बाकी उनका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक है, वो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी एक दो बार एक मेरा बम्पर का भी क्लेम था आगे का। ओके हाँ, तो वो भी स्मूथली हो गया था, सब स्मूथली हो गया था। ओके। सो बम्पर की बात कर रहे हो तो बिल्ड क्वालिटी कैसा है इसका? बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। मतलब बम्पर टूटा अभी था तक क्या तो हुआ कुछ था? मेजर एक्सीडेंट हुआ नहीं मेरा व्हीकल का। वो बम्पर का भी जो हुआ था वो बारिश में एक टेम्पो वाले ने आके बैश करके चला गया था लेफ्ट से, तो उसी को क्लेम करना था। ठीक ठाक है, मतलब प्लास्टिक आई गेस बाहर के जो है प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा सा वीक है आई गेस, बट उसके अलावा ओवरऑल इंटीरियर में भी कुछ ऐसे स्क्वीशिंग नॉइज नहीं है अभी तक। 1.5 साल हो गए और रोज ही मैं लगभग 50-100 किलोमीटर तो चला लेता हूँ गाड़ी। ओके। अभी तक तो ठीक ही है। Rattling इंटीरियर noise वगैरह नॉइज भी कुछ नहीं, नहीं? हाँ रैटलिंग नॉइज नहीं है, कुछ नहीं है, सब स्मूथ है। इंटीरियर ओवरऑल मैं भी फील कर पा रहा हूँ, अच्छा खासा मतलब साइलेंट कैबिन। हाँ, एंड अगेन इंजन नॉइज उतना ज़्यादा अंदर आता नहीं है। नहीं है। अगर आप इंसुलेशन भी हाँ, थोड़ा अच्छा है। इंसुलेशन अच्छा है। लोअर गियर पे एकदम ही हार्श आप एक्सेलेरेट करोगे तो बिल्कुल अंदर आएगा, बाकी नॉर्मल चलाने पे बिल्कुल भी इंजन नॉइस नहीं आ रहा है अंदर। इंटीरियर क्वालिटी इसका बहुत डिसेंट है। अगर टच स्क्रीन की बात करूँ ना मैं, तो ये जो साइड का जो प्लास्टिक दिया है ना, ये थोड़ा सा चीप लग रहा है। हाँ, वो मैट फिनिश वाला। हाँ, ये थोड़ा सा चीप लग रहा है, अदरवाइज बाकी अच्छा है इंटीरियर इसका। मेरे ख्याल से टॉप एंड वेरिएंट में इसमें थोड़ा पियानो फिनिश आता है, हाँ, तो वो थोड़ा सा Glossy ज़्यादा, piano। हाँ ग्लॉसी फिनिश, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी फीचर्स वाइज इसमें भी अच्छे खासे डिसेंट फीचर्स आते हैं। एक फीचर की मुझे कमी लगी विच इज़ इसका एडजस्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल। हाइट एडजस्टेबल सीट। हाँ, जो मतलब मेरा हाइट थोड़ा सा कम है तेरे से, तो मुझे वो चीज़ लग रहा है। बाकी तेरे को तो कोई इशू आता नहीं होगा मेरे ख्याल से मेरे को इसमें। ऐसा कोई इशू नहीं आता है हाइट का। बाकी गाड़ी बहुत स्मूथ है भाई, मतलब आपको सीएनजी पेट्रोल में डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, तो मेरे पास इग्निस था, तुझे तो पता ही है। हाँ, हाँ। तो इग्निस में ना आउटसाइड फिटेड सीएनजी था, तो उसमें कंपैरेटिवली फ्यूल इकोनॉमी इससे ज़्यादा मिलता था। हाँ, ट्यूनिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ तो नहीं था वो। हाँ, इंजन नॉइज थोड़ा सा हार्श आता था उसमें। हाँ, हार्श मतलब हल्का सा डिफरेंस था। ये एकदम पेट्रोल जैसा इंजन नॉइस आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं था, उसमें इंजन नॉइस हल्का सा चेंज होता था। बाकी ओवरऑल मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है। बाकी उस गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी थोड़ा सा इससे ज़्यादा था, एंड अगेन उसमें मैंने टैंक थोड़ा सा बड़ा लगवाया था इससे। अच्छा, बाकी कंपनी जो टैंक देती है वो मेरे ख्याल से छोटा देती है, छोटा देती है। 12 kg आई गेस शायद। नहीं, वो बाहर का 12 kg लगता है। जो कंपनी देती है वो 6-7 किलो वाला ही रहता है। 6-7 किलो गैस आता है, बट एक्चुअली इसका कैपेसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ, 10-12 kg के आसपास रहता है। अच्छा, ओके। सो ओवरऑल तू गाड़ी से अच्छा खासा सेटिस्फाइड है? हाँ, हाँ। 1.5 साल में खुश है मतलब तू? तो अभी कुछ बेचने का तो प्लान रहेगा नहीं तेरा? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अभी किसी को परचेस करना है बलेनो, तो तेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा? नो डाउट यार, ले सकते हैं कोई भी। और व्हीकल काफ़ी पर्सनल चीज़ है, तो आई गेस हर एक का एक पर्सनल चॉइस भी होता है उसमें। हर एक का थोड़ा सा प्रेफरेंस अलग होता है, यूज़ केस अलग होता है। किसी को अगर थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकल व्हीकल चाहिए हैचबैक सेगमेंट में विच इज़ स्लाइटली प्रीमियम, तो दे कैन गो फॉर इट। और इसी का एक दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस वाला भाई भी है, फ्रॉन्क्स करके, उसको भी एक बार चेक कर लो, वो भी अच्छी गाड़ी है। ओके। सो इसमें मतलब तेरे को कभी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आया है? एज सच नहीं आया है, बट कभी कभार अभी जैसा अभी मेरा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और ग्राउंड क्लियरेंस रहता तो अच्छा रहता था। खराब रास्तों पे? हाँ, खराब रास्तों पे, और स्पेशली मुंबई पे अपने जो पॉटहोल्स वाले रास्ते हैं उन पे तो थोड़ा बहुत लगता ही है अपने को ऐसा। ओके। बाकी ओवरऑल कंफर्ट अच्छा खासा है इसका, मतलब मैं आगे की सीट पे बैठा हूँ ना, तो बकेट सीट से तो अच्छा खासा कंफर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। रियर सीट में भी कंफर्ट मेरे ख्याल से रियर भी अच्छा है। अभी मैं जैसे 6 फीट का हूँ, तो मेरे हिसाब से भी अभी तुम्हारे हिसाब से सीट एडजस्टेड है, फिर भी मेरे पास अच्छा खासा स्पेस है। लेग रूम मिल रहा है? मतलब लेग रूम मिल रहा है मेरे को। रियर में हाइट का कुछ इशू लग रहा है क्या तुझे? नहीं, हाइट का भी ऐसा कुछ इशू है नहीं, मतलब डिसेंट स्पेस डिसेंट स्पेस है। ओके। सो एज अ फैमिली कार ये परफेक्ट कार है मेरे ख्याल से, जिसका रनिंग भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो लोग इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। एंड अगेन ये गाड़ी ऐसी है जिसमें अभी मारुति 4 सिलेंडर इंजन दे रहा है, फ्रॉन्क्स हो गई, बलेनो हो गई। बाकी नया स्विफ्ट और डिज़ायर में जाओगे तो उसमें वही आपको 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलेगा। फ्यूल इकोनॉमी ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, बट अगर फील की बात करेंगे ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है चलाने में। वो थोड़ा ग्रंट फील होता है। हाँ, वो 3 सिलेंडर होने के कारण थोड़ा सा नॉइसी भी है, एंड अगेन उसमें पावर काफ़ी कम है, तो फ्यूल इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है। बट ओवरऑल परफेक्ट पैकेज मुझे बलेनो और फ्रॉन्क्स ही लगता है आज के टाइम पे।
इग्निस आता था, CNG में नहीं आता था, अभी वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आपके पास अभी यही बचे कुछ ऑप्शन है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सियाज भी मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो बलेनो हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, 1.2 में ये दोनों अच्छे ऑप्शन बचे हैं जो कि CNG में भी आ रहे हैं। बाकी गाड़ी के कंफर्ट की अगर बात करेंगे, सस्पेंशन का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, हल्का सा सॉफ्टर साइड है, तो अगर आप ख़राब रास्तों पे जाते हो तो वो चीज़ आपको फील होगा, मतलब गड्ढे फील नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो डर रहेगा कि नीचे से लग ना जाए गाड़ी। करेक्ट। बाकी ओवरऑल गाड़ी चलाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो एज अ फैमिली कार, 4-5 लोगों का फैमिली है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो ये गाड़ी मैंने पहले भी चलाया हुआ है और उसके बाद अभी भी एक अच्छा खासा 8-10 किलोमीटर का राइड में लेके आया हूँ इस गाड़ी में। ओवरऑल मेरा ओपिनियन यही है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग प्राइस का डिस्कस कर रहे थे, तो अभी जब गाड़ी में आ रहे थे तभी हम लोग को पता चला, मतलब वैसे ही देख रहे थे इनवॉइस वॉल्यू वगैरह, तब पता चला कि ये गाड़ी ऑन रोड 8 लाख मिली थी उस वक्त, 1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो 8 लाख में उस वक्त ये बहुत अच्छा पैकेज था, बिकॉज हम लोग अभी भी प्राइस देख रहे हैं ना, तो इसका 9 लाख के आसपास का प्राइस है ऑन रोड का। तो 8 लाख में उस वक्त मिला था, तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा वैल्यू उस वक्त हमें मिला था। 8 से भी कुछ शायद 795 कुछ था, तो 795 में ये ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज मिला था। एंड अगेन ये 1.5 साल में गाड़ी चला के काफ़ी ज़्यादा खुश है। बिल्ड क्वालिटी अगेन मारुति का थोड़ा सा होता है कमज़ोर, बट अगेन इसने अभी तक टेस्ट किया नहीं है तो ये उस मामले में भी खुश है अभी तक। बाकी अच्छी बातें काफ़ी कर ली गाड़ी के बारे में, कुछ ऐसी बातें बता जो लगता है कि तेरे को इस गाड़ी में कमी है। आई गेस सीट कवर्स अगर लेदर के पहले से ही आ जाते थे कंपनी फिटेड तो ठीक रहता था, क्योंकि वो बाद में फिर 10-15 हज़ार खर्चा करना पड़ा उसके अलावा भी एलॉय व्हील्स का भी खर्चा आएगा थोड़ा सा, अभी तक तो चेंज करवाया नहीं है मैंने, प्लान है लेकिन करवाएंगे वो भी धीरे धीरे। तो वो भी अराउंड 20-25 हज़ार का खर्चा, वो भी एक 25,000 रुपये खर्चा आएगा, तो एडिशनल वो सब छोटे मोटे खर्चे, उसके अलावा सब कुछ ठीक है। ओके, चलने में अभी तक कोई दिक्कत लगी कोई नहीं तेरे दिक्कत को? नहीं है। इंडिका से शिफ्ट हुआ है भाई इस गाड़ी पे, तो ऑब्वियसली 1.5 साल चलाया इंडिका को भी मैंने तो उसके बाद तो बहुत बड़ा अपग्रेड था ये। इंडिका के मुकाबले तो ये बहुत अच्छा गाड़ी है। एंड अगेन ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, जैसे मैंने अंदर भी बोला था आपको, अगर आप कंसिडर कर रहे हो एक अच्छा गाड़ी सिटी ड्राइव के लिए या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए, तो आप बलेनो को कंसिडर कर सकते हो। सो आज के बलेनो के ओनरशिप रिव्यू में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, इन एंड आउट सारे आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता देना। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ हमने मिस आउट की है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं भी आंसर दूंगा। अगेन त्रिमूर्ति भी वहाँ पे कमेंट्स देखता है ना भाई, तू कमेंट्स में ये भी आंसर दे देगा। हाँ, सो और अगर आपको भी अपने गाड़ी का एक रिव्यू हमारे साथ शेयर करना है, ओनरशिप रिव्यू, तो कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक पिन करूँगा, उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डालूंगा गूगल फॉर्म का, तो उसको आप फिल कर दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।